गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों, और कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मुझे पता है क्योंकि कल हमने एक वीडियो डाला था बेटा, संपूर्ण इलेक्ट्रोस्टैटिक की वीडियो। और जो संपूर्ण इलेक्ट्रोस्टैटिक की वीडियो थी बेटा, वो बहुत अच्छी रही होगी आई होप। थोड़ी आवाज में दिक्कतें थी तो माइक की थोड़ी प्रॉब्लम है, उसको भी जल्द से जल्द हम सही करवा रहे हैं। ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो आएगी और जो कि आपके लिए बहुत बेहतर होगी, बहुत अच्छा होगा। और समझ लीजिए कि कहूँ क्या, सब कुछ चीजें आपको मिलेंगी। तो एक बार पूरा रिवीजन जब आपका हो जाएगा तो ठीक रहेगा। चले हम स्टार्ट करें, टाइम को ना वेस्ट करें, चीजें हम क्या करें, स्टार्ट करें बेटा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और आई होप आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसी तो बात है नहीं। देखिएगा ध्यान से, टॉपिक क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेटा पहला पार्ट है इलेक्ट्रिक करंट। क्या पार्ट है? इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंड ऑफ रेजिस्टेंस, कलर कोड ऑफ कार्बन जो कि हमारे उसमें है नहीं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन भी नहीं है, ईएमएफ, पोटेंशियल, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सब पढ़ना आपको। ठीक है, तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला तो इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम चर्चा करें, इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा, तो आपको पता है कि सर पर यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो करता है वो कहता है इलेक्ट्रिक करंट। द इलेक्ट्रिक करंट, देखिएगा बेटा ध्यान से खूब अच्छे से, द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में जितना फ्लो करता है इलेक्ट्रिक करंट है, I इक्वल Q बाई टी इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज steady। ठीक है, I इक्वल dQ बाई dt। dQ बाई dt मतलब इंस्टेंट टाइम, जब टाइम वेरी करती है, इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वेरीज विथ टाइम। डिफरेंट टाइम ऑफ करंट, करंट के कितने टाइप होते हैं बेटा, डिफरेंट टाइप होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, स्टेडी करंट व्हिच डज नॉट वेरी विद टाइम। जो स्टेडी करंट होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी नहीं करता है। दूसरा है वेरिंग करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरीज विद टाइम। ठीक है, जो वेरीज करंट होता है वो वेरी करता है बेटा, ध्यान देना। तीसरा अल्टरनेटिंग करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरीज कंटिन्यूअसली एंड डायरेक्शन चेंज पीरियडिकली। ये भी क्या करता है, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वह अपने कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज करता है, और पीरियोडिक होता है, पीरियोडिक फॉर्म में एसएचएम में जैसे चलते हैं, एसएचएम में चलता है बेटा। इसके ये देखिए, ये और ये इतने करंट की बात हो गई। आगे बढ़े हम, ध्यान से देखें, आगे चले बेटा, ध्यान दीजिएगा। कन्वेंशनल करंट क्या होता है? कन्वेंशनल करंट देखिएगा ध्यान से, कन्वेंशनल करंट इज द करंट whose direction is along the direction of the motion of positive charge under the section of electric field। ठीक है, देखिएगा डेफिनेशन देखिएगा, कन्वेंशनल करंट इज द करंट, ठीक है, whose direction is along the direction of motion of positive charge under the action of electric field। बेटा under the action of electric field, conventional current due to motion of electrons is the direction opposite to that of motion of electron। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, तो चलिए बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, पूछी जाती है, ध्यान दीजिएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, ध्यान से देखिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी विथ which the free electron get drifted towards the positive terminal under the effect of applied electric। मतलब एक मिनिमम वेलोसिटी होती है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इलेक्ट्रॉन के अंदर ऊपर लगती है तो इलेक्ट्रॉन एकदम सीधा साधा बंदा बन जाता है, सीधा साधा आदमी बन जाता है, एक डायरेक्शन में आराम से चलने लगता है। तो वो वेलोसिटी जो होती है, तो जो मिनिमम वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को दी जाती है किसी कंडक्टर में, क्या करने के लिए, एक नॉर्मल डायरेक्शन में चलने के लिए, वो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। Vd इक्वल a इंटू टी और Vd इक्वल माइनस स्मॉल e अपॉन m बाई टी, I इक्वल n e a v d करंट होता है। देखिए इसमें मान लीजिए कि हमारा ये क्या है, कोई कंडक्टर है, कंडक्टर का एरिया क्रॉस सेक्शन ए है बेटा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी Vd है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है,
करंट आपका आई है, बात समझ में आ गया। और आपका देखिए ये करंट, अब आपको पता होना चाहिए इसमें करंट घूम रहा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके कौन है, n है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, BD आपकी क्या है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो करंट होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। BD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक्सीलरेशन टाउ, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, और E इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज m है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन n है, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन I है, और लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, L आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ठीक है, और A आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो कोई पूछेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, तो बहुत अच्छे से आप बताएंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी with which the free electron get drifted toward the positive terminal under the effect of the applied electric field। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड की जाती है तब बेटा वो क्या करता है, घूमता रहता है। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिएगा खूब अच्छे से। करंट डेंसिटी डेफिनेशन ध्यान दीजिएगा करंट डेंसिटी की। चलिए देखिएगा, current density at a point within a conductor is the current through a unit area of the conductor around that point, provided the area is perpendicular to direction of flow of current at that point। लेकिन हम आपको बताएंगे बड़े गजब की बात, J इक्वल होता है बेटा I बाई A। ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है, करंट क्या होता है, पर यूनिट एरिया, ठीक है। और देखिएगा ध्यान से देखिएगा, एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट दैट पॉइंट। खूब अच्छे से ध्यान देना, कोई पूछेगा करंट डेंसिटी क्या होती है, इट इज डिनोटेड बाय J। होती क्या है बेटा, तो करंट पर यूनिट एरिया, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो बेटा करंट डेंसिटी कहलाता है। और करंट डेंसिटी की जो करंट डेंसिटी कहलाता है, एरिया इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट से इलेक्ट्रिक करंट मन पास करेंगे उसके परपेंडिकुलर एरिया को ली जाती है, और ये वेक्टर क्या नाम, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। करंट डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है बेटा, चलिए आइए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहा, ओम्स ने कहा कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द potential difference across the two ends of the conductor when physical conditions such as temperature, mechanical strain remain same। फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, मैकेनिकल स्ट्रेन आपके सब उसमें आ जाएंगे, वॉल्यूम, ठीक है, वगैरह वगैरह। जब आपका क्या होता है भैया, कांस्टेंट होता है, तब कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, कौन होता है, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। V इक्वल, इसको हटाएंगे कितना हो जाएगा, R इंटू आई, V इक्वल आई आर। R को ही आप कहते हैं बेटा कांस्टेंट कि यही उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस होता है उस कंडक्टर का, क्या बोला जाएगा, रेजिस्टेंस बोला जाएगा। तो R इक्वल होता है V बाई आई। R इक्वल कितना होता है, V बाई आई। बात समझ में आ गई। कोई कहेगा ओम्स लॉ क्या होता है, तो आप कहेंगे कि फिजिकल कंडीशन इज कांस्टेंट, ठीक है। एनी कंडक्टर या एनी कंडक्टिंग वायर के थ्रू जो अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
बात समझ में आ गई? वही कहलाता है ओम्स लॉ, V इक्वल I इंटू R होता है। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, खूबसूरत सी चर्चा होगी, खूबसूरत सी बातें होंगी। चले, ध्यान दीजिएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है भैया? रेजिस्टेंस क्या होता है? द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज द अपोजिशन offered by the conductor to the flow of electric current। देखिएगा, the resistance of conductor is the opposition offered by the conductor or to the flow of electric current through it। R इक्वल बेटा V अपॉन I। R इक्वल क्या होता है शायद? V अपॉन I होता है। रेजिस्टेंस इन टर्म ऑफ फिजिकल फीचर ऑफ द कंडक्टर। देखिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, I इक्वल क्या फार्मूला होता है? NEAVD। I इक्वल NEA और VD को हम इतना लिख सकते हैं, VD को क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, E इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन M इंटू टाउ लिख सकते हैं। तो I इक्वल हो जाएगा NE स्क्वायर ए टाउ V बाई आई एम। तो V बाई आई इक्वल ML NE स्क्वायर ए टाउ। तो R जो है यही कांस्टेंट है। तो आप कहेंगे सर ये चीज बताइए, ये कुछ जानी पहचानी चीज लग रही है। हाँ बेटा, जानी पहचानी है। तो कहा जाता है बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेसिस पे हमको जो है ओम्स लॉ का जो क्या करना है भैया? ओम्स लॉ का प्रूफ करना है। तो ये इसी से हम प्रूफ कर सकते हैं। I इक्वल क्या फार्मूला होता है? NEAVD। तो I इक्वल NEAVD, VD इक्वल कितना होता है बेटा? स्मॉल e कैपिटल E बाई M और इनटू आपका टाउ। टाउ मतलब हो जाएगा टाइम, ये रख दिया जाता है बेटा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टाउ V बाई आई, V बाई क्या हो जाएगा? I। V बाई आई इक्वल इतना, इसको हम R कहते हैं, और V बाई आई इसके इक्वल होता है R। तो हम कहेंगे वेयर अभी देखिए ध्यान से, रो इक्वल क्या होता है? M अपॉन NE स्क्वायर टाउ इज द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो को हम क्या कहते हैं? इसको रेजिस्टिविटी बोलेंगे, या तो बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे बेटा, या तो रेजिस्टिविटी बोली जाएगी, या तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। लेकिन एक आपसे बात मैं कहना चाहता हूँ, जो रो होता है वो प्रॉपर्टी होता है किसी मटेरियल। किसी मटेरियल की क्या होती है बेटा? प्रॉपर्टी होती है, जो उसके लेंथ पे, उसके रेजिस्टेंस पे, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता है। ये फार्मूला भी हम जानते हैं, R इक्वल रो एल बाई क्या होता है? ए होता है। ठीक है, तो रो इक्वल क्या होगा बेटा? यहाँ से रो इक्वल होगा R A बाई एल। ये भी ध्यान देना है आप लोग को, खूब अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये जो आपका सेशन है बेटा, केवल आपका वो सेशन है कि रिवीजन वाला सेशन है। इसको अच्छे से पढ़ाने वाली टाइम नहीं रह गई है। अगर पढ़ाने वाली टाइम होती बेटा तो मैं जरूर पढ़ाता, क्योंकि 4 या 5 दिन में आपको पढ़ाने वाली टाइम आपको नहीं मिलेगी। रिलेशन बिटवीन BD, रिलेशन बिटवीन क्या बेटा? रिलेशन बिटवीन, देखिएगा ध्यान से, रिलेशन बिटवीन BD रो L E J एंड B। तो रो इक्वल क्या होता है बेटा? E बाई J। तो आपको पता है A इक्वल NEVD, बोलिए होता कि नहीं? क्योंकि J बराबर क्या होता है? I अपान A होता है। J बराबर I अपान A, I अपान A मतलब NEAVD। तो मतलब J के स्थान पे मैंने क्या रख दिया? NEAVD। VD इक्वल बेटा यहाँ VD लेते जाओगे क्या हो जाएगा? E अपान NE रो। बोलो, अरे भैया हम जब कहेंगे रो इक्वल E अपान NEVD, तो VD इक्वल क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए। E अपान रो NE नहीं हो जाएगा? वही चीज तो ये कह रहे हैं। तो VD इक्वल, ध्यान दीजिएगा, हाँ E इक्वल कितना होता है बेटा? V बाई L। E इक्वल कितना? V बाई L। तो E के स्थान पर जब V बाई L रखेंगे तो VD इक्वल कितना हो जाएगा? V अपान रो L E इंटू L हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये चीज आ जाएगा। ठीक है ना? तो यही रिलेशन है किसके किसके बीच में? BD रो I E J। याद रखना, ये रिलेशन पूछ सकता है। J इक्वल क्या फार्मूला होता है? I बाई A। J का इसके टर्म में J इक्वल होता है NEVD। इसके टर्म में E इक्वल क्या होता है? V बाई L। बेटा ये सब भूलना नहीं है, ये बड़ी जानकारी हमको होनी चाहिए, तब हम काम कर पाएंगे। समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे चला जाए, ध्यान दीजिएगा। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी।
ठीक है। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इट्स एसआई यूनिट इज ओम। इसके एसआई यूनिट क्या होती है भैया? ओम होती है, ठीक है ना। और कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, एसआई यूनिट होती है ओम पर मीटर। टेम्परेचर डिपेंड ऑफ रेजिस्टेंस, आर इक्वल देखेंगे, ये चीज ध्यान दे रहे हैं, एम अपन यानी स्क्वायर टाउ ए, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज द नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज ड्यू टू मोर इंटरनल एनर्जी एंड रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो भैया रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगी? देयरफॉर रेजिस्टेंस इंक्रीज। अगर रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस बेटा क्या कर जाएगा? इंक्रीज। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट चीज है भैया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन इस पे बनता है। ये फार्मूला ध्यान देना, इस पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनता है। तो फार्मूला है RT माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी। तो अल्फा इक्वल R2 माइनस R1, R1 T2 माइनस R2 T1, R2 लेस देन R1 देन अल्फा इज नेगेटिव और R2 ग्रेटर देन R1 अल्फा इज पॉजिटिव। आइए R नॉट क्या है? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री। RT क्या है? रेजिस्टेंस एट T डिग्री। R1 क्या है? रेजिस्टेंस एट T1 डिग्री। R2 क्या है? रेजिस्टेंस एट T2 डिग्री। अल्फा क्या है? अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोला जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस फार्मूले को जरूर याद रखिएगा, नहीं तो मामला आपका बेटा थोड़ा सा खराब हो सकता है, ठीक है। चले आगे चले, ध्यान दीजिएगा, रिवीजन क्लास है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, रिवीजन क्लास है बेटा, बहुत ज्यादा नहीं परेशान हो सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर रिवीजन क्लास नहीं होता तो शायद हम लोग बहुत ज्यादा परेशान होते। क्यों होते? तब हम अच्छे से पढ़ाते, इसको एक एक टॉपिक लेके चलते, लेकिन उतना लेके चलेंगे बेटा, कम से कम 4 से 8 घंटे की वीडियो इस पे बनेगी, और 8 घंटे की वीडियो मतलब समझ रहे हैं आप, देखेंगे नहीं, कोई मतलब नहीं बनेगा। रिवीजन क्लास है, बस केवल रिवाइज कर लीजिए, इसीलिए पीपीटी के माध्यम से रिवाइज करा रहा हूँ बेटा, चीजों को आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए चलते हैं दूसरे। सोर्स ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ क्या है? द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस between two electrodes of the cell when number of current is drawn from the cell। सही है। EMF एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन EMF सेल के लिए होता है और पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के लिए होता है। बैटरी क्या होती है? बैटरी है 2R2 मोर देन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो बैटरी कहते हैं। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF का फुल फॉर्म is the maximum potential difference between the two electrodes of the cell when no current is drawn from the cell। ठीक है, जब कोई करंट वहां पे नहीं है तब। कंपेयर EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पेपर में बहुत ज्यादा पूछ लेता है बेटा। EMF क्या है भैया? EMF is the maximum potential difference between the two electrodes of the cell when no current is drawn from the cell, that is when the current is open। करंट ओपन है मतलब करंट उसमें फ्लो नहीं कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल PD is the difference of potential of between any two points is a closed circuit। क्लोज सर्किट मतलब जहां करंट क्या करेगा? फ्लो करेगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये सर्किट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है कौन? EMF, लेकिन इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स, ये भैया डिपेंड करता है PD रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और द टर्म EMF इज यूज्ड ओनली फॉर द सोर्स ऑफ EMF, और इट इज मेजरेबल बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ द सर्किट, ये सर्किट के बीच दो पॉइंट के बीच मेजर भी करता है। इट इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन अ सर्किट, और हाउएवर PD is greater than EMF when the cell is being charged। समझे कि नहीं समझे? ये टॉपिक बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच के, इसको बेटा पढ़ लीजिएगा, जरूर ये पूछा जाता है EMF को पोटेंशियल डिफरेंस की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, सेल के बीच का इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी हम चर्चा कर ले आएंगे। द अपोजिशन अफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स, देखिएगा ध्यान से, the opposition offered by the electrolytes of the cell to the flow of electric current through it called the internal resistance of the cell। एक चीज बताएं, ऑफलाइन जब तक मैंने चलाया, यूट्यूब पे नहीं चलाया, तो नया मैं यूट्यूब चैनल मेरा अल्फा टेक एजुकेशन पॉइंट खुला है, तो बेटा मैं ऑफलाइन में एक एक चीजें बच्चों को बताया है,
लेकिन ऑनलाइन जो क्लास बेटा मेरा चल रहा है इसमें आप लोग एक एक चीज तो नहीं पाएंगे, लेकिन 10 मार्च के बाद से हमारे नई बैचेज स्टार्ट हो जाएंगे। 11, 9 to 12 और इवन 6 to 8 भी स्टार्ट किया जाएगा। जेई, नीट और पुलिस की बैच भी हमारे यहाँ बेटा चल रही है। सबका लाभ आपको मिलेगा, फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा बेटा, एक पैसा आपको नहीं देना है, दावे के साथ फ्री कहूंगा। लेकिन मैं बस केवल मजबूर हूँ बेटा, इसको मैं अच्छे से नहीं डिफाइन कर पा रहा हूँ। रीजन है आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा आपके सर पे है। इस प्रकार से मैं डिफाइन करूंगा कि आप पढ़ो जाके बोर्ड में कर जाओ। ठीक है बेटा, मैं अच्छे से डिफाइन तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आपके घर के जो परिवार के और बच्चे होंगे या 11, 10, 9, 10 में जो रहेंगे बेटा, हमारे चैनल पे आए और उनको बेहतर लाभ मिलेगा और वो खूब अच्छे से क्या करें, पढ़ाई करें, एक एक चीजें वहां डिफाइन होंगी, हमारी वीडियो फिर नई चलेंगी। एक चैप्टर 1 से लेके लास्ट तक नीट जेई सब कुछ चलेंगे बेटा ना। बात को खत्म करते हुए हम आगे बढ़े तो क्या होता है, द अपोजिशन अफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इन द कॉल्ड द इंटरनल, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स जो सॉल्यूशन होता है सेल के अंदर का, उसके अंदर जो करंट फ्लो करता है सेल के अंदर, उसको जो रजिस्ट करता है वही बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। फैक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्टर और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। कौन कौन ऐसी चीजें हैं जो इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या करती है बेटा, अफेक्ट करती है। पहला, लार्जर द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, अगर इलेक्ट्रोड्स के बीच का सेपरेशन ज्यादा हो गया, ठीक है, मोर द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स थ्रू व्हिच करंट हैज टू फ्लो एंड कंसीक्वेंटली अ हायर वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर ऐसा हुआ तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ग्रेटर द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स लेजर, ठीक है बेटा, laser is the internal resistance of the cell, or that is internal resistance depend on the nature of the electrolytes, ठीक है। the internal resistance of the cell is inversely proportional to the common area of the electrodes dipping in the electrolytes, यही याद रखिएगा। the internal resistance of cell depends on the nature of electrodes, ठीक है, equal v plus small v, और स्मॉल v मतलब अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके अंदर का क्या नाम है, सेल के अंदर का, और ये कैपिटल V है भैया बाहर का, आई आर और स्मॉल कैपिटल आई स्मॉल आर, आई इक्वल आर प्लस आर, तो आई इक्वल ई अपॉन आर प्लस आर, दिस रिलेशन इज कॉल्ड सर्किट इक्वेशन। इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, सर्किट इक्वेशन बोलते हैं। ये फिगर आपका है बेटा, देखिए यही है पूरा ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस की बात है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये आपका ईएमएफ है, ये इनका पोटेंशियल डिफरेंस है इस रेजिस्टेंस का इंटरनल वाले का, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का क्या पोटेंशियल, ये आपका क्या फ्लो कर रहा है बेटा, करंट, और जिसका फार्मूला होता है आई इक्वल ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होता है बेटा। ठीक है, आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा। चलिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इन टर्म ऑफ ई वी एंड आर, तो मुझे पता है ई इक्वल क्या होता है बेटा, ई इक्वल कैपिटल वी स्मॉल वी। कैपिटल वी क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का पीडी है, और ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस का पीडी है, और वी इक्वल प्लस आई इंटू आर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो आई आर इक्वल ई माइनस वी डिवाइडिंग आई आर इक्वल वी, तो आई आर अपन आई आर, और यहाँ आई आर से करेंगे तो कैंसिल, तो आई से आई कैंसिल, आर बाई आर इक्वल ई माइनस, मतलब आर इक्वल ई बाई वी माइनस वन, ई अपान वी और माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आर हो जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बाय वोल्ट मीटर मेथड, ये वोल्ट मीटर मेथड से इसको किया गया। ओपन सर्किट है जहां करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ये आपकी क्लोज सर्किट है बेटा जहां पे करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन दे आर ज्वाइंड इनटू इट so that the same quantity of electricity must flow through each cell node. The EMF of the battery is sum of the individual EMF. Clear है? The current is each cell is the same and is identical with the current is entire arrangement. तो
the total internal resistance of the battery is the sum of the individual internal resistance होता है। टोटल ईएमएफ ऑफ बैटरी कितना हो जाएगा Na, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी कितना Nr, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट Nr प्लस कैपिटल R फॉर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल। देखिए पहला दूसरा तीसरा 3 सेल, ये कौन सा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल है, सब कौन है इंटरनल है। तो पूछा जाएगा आपसे टोटल ईएमएफ ऑफ बैटरी N, क्यों N भैया, N है नंबर ऑफ N सेल इनटू E आइडेंटिकल सेल, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी Nr, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट Nr प्लस R, ठीक है ना। तो करंट I इक्वल Ne अपॉन Nr प्लस R, यही तो होगा Ne अपॉन Nr प्लस R हो जाएगा। इफ कैपिटल R इज लेस देन R से तो I इक्वल E बाई R, Nr इज लेस देन R से तो I इक्वल N बाई N इनटू E बाई R हो जाएगा। कंक्लूजन व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज negligible in the comparison of the external resistance then the cell are connected in series to get maximum current देगा, तब आपका कौन सा करंट देगा बेटा, मैक्सिमम करंट देगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको, बस खूब अच्छे से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिएगा, कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सब पैरेलल लगा दिए गए, ठीक है। सेल आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल व्हेन दे आर joined positive to positive and negative to negative such that current is divided between the cell. Note, the EMF of battery is the same as that of a single cell, or the current is the external circuit is divided equally among the cell. The reciprocal of the total internal resistance is the sum of the reciprocals of the individual internal resistance. Total EMF of battery E, total internal resistance of battery R by N, total resistance of circuit capital small R by N plus R हो जाएगा। Current I equal N by NR plus R. If capital R is less than R by N के then I equal N by R, और R by N less than R के I equal E by R. Conclusion, when external resistance is negligible in comparison to the internal resistance then they cell are connected in parallel to get maximum current। बेटा कौन सा करंट, मैक्सिमम करंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए देखते ध्यान, ठीक है आगे आते हैं। हाँ बेटा ये हमारा पूरा लगभग, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारी आती है, उसमें क्या है उसको देखा जाए, थोड़ा ध्यान से एकदम अच्छे से पढ़ा जाए। चलिए बेटा देखिए, मैंने बार बार यही कह रहा हूँ बेटा, रिवीजन क्लास है, अगर मौका मिल जाता पढ़ाने का साहब तो मैं कोड के रख देता एकदम, इसको समझ लीजिए। करंट सेकंड पार्ट, किरचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, ठीक है। लेकिन हमें दो चीजें यहाँ पढ़नी है, किरचॉफ लॉ और हीट स्टोन ब्रिज पढ़नी है। मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर शायद नहीं है, लेकिन अगर पोटेंशियोमीटर है तो दिखा देंगे आपको। चलिए आगे बात करते हैं, आइए बेटा किरचॉफ लॉ, किरचॉफ के कितने लॉ होते हैं बेटा, दो लॉ होते हैं, एक फर्स्ट लॉ होता है और एक सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ जिसको हम कहते हैं बेटा करंट लॉ, फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं, करंट लॉ बोलते हैं एंड जंक्शन रूल बोलते हैं। तो क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट सीबीएसई के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट अ जंक्शन इट एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो। ये जंक्शन की तरफ आ रहा है, ठीक है, ए भी जंक्शन की तरफ आ रहा है, ये सब जंक्शन से दूर जा रहे हैं, ठीक है। जो जंक्शन की तरफ आता है वो पॉजिटिव, और जो जंक्शन से दूर जाता है वो क्या बेटा होता है, नेगेटिव, ठीक है। मतलब I1 पॉजिटिव, I4 पॉजिटिव, I2, I3, I5 पॉजिटिव, किसके इक्वल, जीरो के। अगर एक बात कहें, टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन, मतलब जितना आपका इंटर करेगा और जितना लीव करेगा दोनों आपस में इक्वल होंगे। मतलब I1 प्लस I4 इक्वल I2 प्लस I3 प्लस I5, देख लीजिए सर इसके इक्वल हो जाएंगे। यह कहता है साइन कन्वेंशन, द इनकमिंग करंट टुवर्ड्स द जंक्शन आर टेकन पॉजिटिव और द आउटगोइंग करंट आउट फ्रॉम द जंक्शन आर टेकन नेगेटिव। द चार्ज कैन नॉट accumulate at a junction, the number of charge that
arrive at a junction in a given time must leave in the same time in accordance with conservation of charge। अगर कोई पूछेगा भैया जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ होता है वो किस लॉ पे बेस्ड होता है, तो आप क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है बेटा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड लॉ, इसका सेकंड लॉ क्या होता है सुन लीजिए, द अलजेब्रिक सम, इसको सेकंड लॉ को वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, लूप रूल भी कहते हैं। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स and EMF along any closed path in electrical network is always zero। डेफिनेशन देखिए बहुत गजब की डेफिनेशन है साहब, बहुत गजब की डेफिनेशन है, ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा मत कर दीजिएगा कि मामला थोड़ा सा भी बिगड़ जाए। ठीक है, बहुत तगड़ी डेफिनेशन है, देखिएगा ध्यान से, इस डेफिनेशन को ध्यान से देखिएगा। क्या है भैया, the algebraic sum of the potential drop and EMF along any closed path in an electrical network is always zero। ठीक है ना, देखिए इसके फिगर की अगर बात करें तो भैया E1 आपका है, ये आपका E2 है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका बेटा R3 है। क्लियर है, I1 करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से I2 करंट इधर चला जा रहा है। साइन कन्वेंशन की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, द ईएमएफ इज टेकन नेगेटिव कब, जब व्हेन बी ट्रांसफर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स। द ईएमएफ इज टेकन पॉजिटिव व्हेन बी ट्रेवर्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स। द पोटेंशियल डिफरेंस पास along the direction of current in a current path and it rise along the direction opposite to the current path। ठीक है, the potential fall is taken negative तो fall, the potential rise is taken positive। नोट की बात करें बेटा थोड़ा सा तो the path can be traversed in clockwise or anti-clockwise direction of the loop। चलिए बेटा लूप की बात करें, आइए देखिएगा ध्यान से, लूप की बात की जाएगी। ठीक है, चले E1, ठीक है बेटा, देखिए कितना है E1 माइनस E1 प्लस I1 क्या हो जाएगा R1 प्लस I1 प्लस R2 इंटू R2 इक्वल कितना हो जाएगा 0। लूप सेकंड में दोनों करंट की बात करूं I2 प्लस I1 प्लस I2, लूप सेकंड की बात करूं I1 प्लस I2 और इंटू R2 माइनस I2 इंटू R3 प्लस E2 इक्वल क्या हो जाएगा 0। ये आपका कौन सा लॉ कहलाएगा बेटा, सेकंड लॉ कहलाएगा। याद रखिए नेगेटिव आपका कौन लिया जाएगा, पहले आपको ध्यान ये देना है और कहीं ऐसा मत करिएगा मामला आपका बिगड़ जाए। ठीक है, नेगेटिव आपका कौन लिया जाएगा, करंट जब दूर जाएगा तो भैया वो नेगेटिव ले जाएगा वहां से। देखिए यही है, यहाँ से देखिएगा द ईएमएफ इज टेकन नेगेटिव व्हेन वी ट्रेवल्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, चलिए आगे हम चर्चा करते हैं, आगे बात करते हैं बेटा, खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज की थोड़ी चर्चा कर ली जाए, आइए देखिएगा ध्यान से खूब अच्छे से। करंट थ्रू द व्हीटस्टोन ब्रिज में करंट थ्रू द आर्म आर एज्यूम बाय अप्लाइंग किरचॉफ जंक्शन रूल, अप्लाइंग किरचॉफ लूप रूल। ठीक है ना, यही रूल आपका होगा और आपका फार्मूला होता है P अपॉन Q इक्वल R बाई क्या होता है, यस होता है बेटा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट देखिएगा। बैटरी लगी, EMF गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ए पे आई करंट पहुंचा, ए पे, ए से आपके देखिए I1 इधर निकल गया बेटा, I1 इधर निकल गया, इधर कितना आएगा I माइनस I1। ठीक है, क्योंकि I में से I1 चला गया ना तो I माइनस I1, तो यहाँ पहुंचे आप लोग, ये करंट पहुंचा यहाँ बेटा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा IG, गैल्वेनोमीटर में कितना करंट गया IG, तब जब I1 में से IG गया तो यहाँ बेटा कितना करंट जाएगा I1 माइनस IG। यहाँ पे देखो एक करंट आएगा IG जंक्शन पे, एक ये करंट मिलेंगे, मतलब ये वाला करंट यहाँ मिला और एक जंक्शन पे जो IG आया वो मिला, I माइनस I1 प्लस IG। अब यहाँ कौन कौन मिलेंगे, I1 माइनस IG मिलेंगे ये, और प्लस कौन मिलेगा I माइनस I1 प्लस IG मिलेगा। देखो आपको ध्यान, IG से IG, I1 से I1, तो बचा कितना बेटा, केवल I करंट। मतलब वही व्हीटस्टोन ब्रिज अच्छा है
जिसमें आप जितना करंट देते हो उतना करंट आपको मिल जाए। एक बार हम पुनः देखते हैं, एक बार अच्छे से ध्यान देंगे। कितना करंट गया बेटा? आई करंट गया। कितना करंट गया? आई करंट गया बेटा। तो यहाँ पे कितना हुआ? I1 करंट हुआ। कितना हुआ? I1। यहाँ करंट कितना हुआ? I माइनस I1, क्योंकि I में से ही तो I1 गया। अब यहाँ पे करंट पहुंचा बेटा, इस पे पहुंचा, इस पॉइंट पे, इसमें IG चला गया। तो किसमें से IG गया था? I1 में से गया था। तो I1 माइनस IG, यहाँ पे I माइनस I1 प्लस IG हो जाएगा। यहाँ कितना बेटा? अब जब दोनों को एक साथ करेंगे तो IG से IG कटा, I1 से I1 कटा, कितना बचा? I करंट आपका क्या हुआ बेटा? पूरा का पूरा मिल गया। वही चीज, आइए देखिए ध्यान से। अब हाँ, क्या कहता है सेकंड रूल? लूप ABDA। कौन सा लूप लेंगे? ABDA, ये लूप लेंगे। क्या कहता है ये लूप बेटा? ये देखा जाए, हाँ एकदम डायरेक्शन में चलिएगा। I1 इंटू P, I1 इंटू P, ठीक है ना। AB से फिर कहाँ जाना है? D जाना है। AB से कहाँ जाना है बेटा? D जाना है। AB से D जाना है, ठीक है। I1 इंटू P माइनस IG इंटू G प्लस I माइनस I1 इंटू R इक्वल 0। मतलब अगर आप जंक्शन की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस घट रहा है, पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है। ड्रॉप होगा तो बेटा क्या बनेगा? आपका मामला नेगेटिव बनेगा। तो ड्रॉप जहां हुआ वहां नेगेटिव, ड्रॉप हुआ तो वहां नेगेटिव। बात समझे कि नहीं समझे? इधर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा पॉजिटिव, मिल जाएगा, ठीक है। लूप दूसरा आप देखेंगे, ये वाला लूप देखेंगे। बात समझे कि नहीं समझे? इस वाले लूप में भी आप देखेंगे सेम प्रोसेस। दोनों को जब देखिए ब्रिज अगर बैलेंस होता है तो IG इक्वल 0 होता है। कभी भी ब्रिज अगर बैलेंस होता है तो IG इक्वल बेटा क्या होता है? 0 होता है। जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो P अपॉन Q इक्वल R बाई S हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये आपकी लास्ट टॉपिक थी करंट इलेक्ट्रिसिटी की। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। कल हम फिर वीडियो लेके आते हैं मैग्नेटिज्म की, और बेटा आपके क्वेश्चन की वीडियो लेके आएंगे। 2 और 3 तारीख को हम लगातार केवल आपको क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। चलिए अब इसके साथ हम इसको क्या करते हैं, वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। आई होप, जय हिंद बच्चों, आप अच्छे से पढ़ाई करिए, यही मेरी कामना रहेगी बेटा।